नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम जीन पियाजे के सिद्धांत टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तक यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब कुछ आज मैं करवाने वाला हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊँगा, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अगर आप घर बैठे छात्रा और अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो हॉस्टल वार्डन का कंप्लीट पैकेज अर्थात ये सारा सिलेबस, सारा सब्जेक्ट आपको सिर्फ 1199 में मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में। तो आप प्ले स्टोर पर जाकर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे अभी ऑफर चल रहा है और यहाँ पे अभी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के क्लास। टॉपिक का नाम है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो नाम याद रखेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब ये जीन पियाजे कौन थे ऐसा पूछा जाए तो जीन पियाजे थे स्विस मनोवैज्ञानिक। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। इनका जन्म कब हुआ था? 9 अगस्त 1896 में। वह सबसे अधिक फेमस संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए हुए। अब यहाँ पे हम बार बार संज्ञानात्मक बोल रहे हैं तो इसका अर्थ क्या होता है वो आप समझिए। पहले हम समझते हैं संज्ञान मतलब क्या होता है। तो ज्ञान का मतलब आपको पता होगा, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो हमारी थिंकिंग होती है या फिर जो हमारी नॉलेज होती है उसको हम ज्ञान कहते हैं। संज्ञान इसमें इसका जो जुड़ गया, इसका मतलब क्या होता है? संज्ञान का मतलब होता है व्यापक और स्थायी ज्ञान। ठीक है, अगर हमको ज्ञान है मतलब उसके बारे में थोड़ी चीज़ें जो हमको पता है वो एक ज्ञान हो गया। लेकिन संज्ञान मतलब अगर उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपने स्टडी किया है या फिर बाहरी वातावरण के बारे में बाहरी वातावरण से आपको पता चला है, बहुत सारा आपने एनालिसिस किया है, ठीक है, मतलब सब कुछ आपको पता है, व्यापक पता है, तो वो हो जाता है आपका संज्ञान। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक मोबाइल या फिर कंप्यूटर का एक एग्जांपल आपको दूं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उसको मोबाइल का क्या ज्ञान है कि सिर्फ उसमें हम गेम खेल सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। कंप्यूटर का क्या ज्ञान है? उसमें हम टीवी जैसे कुछ चित्र देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी को उसका व्यापक ज्ञान है या संज्ञान है तो उसको पता है कि मोबाइल में हम कॉलिंग कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, दुनिया भर की चीज़ें कर सकते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर में क्या है, कैलकुलेशन कर सकते हैं और कोई ऑफिशियल कार्य कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ अगर पता है तो वो हो जाता है संज्ञान। तो संज्ञान का मतलब क्या होता है? व्यापक और स्थायी ज्ञान, जिसको हम वातावरण या फिर बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करते हैं। और संज्ञानात्मक का क्या मतलब हो जाता है? जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप कोई भी ग्रहण करता है, मतलब वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो है बुद्धि का जो विकास होता है उसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, संज्ञान का अर्थ भी आप एक बार और समझिए, महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं का सामूहिक नाम है। जैसे कौन कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं? ध्यान हो गया, हम कौन सी चीज़ों को अपने ध्यान में रख रहे हैं, अपनी स्मृति अर्थात मेमोरी में रख रहे हैं। तर्क अर्थात चिंतन करने की जो हमारी शक्ति होगी। भाषा निपुणता मतलब कौन कौन सा लैंग्वेज हमको पता है। तो इन सब का जो है सामूहिक नाम है संज्ञान। जिन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर इन्होंने बल दिया और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया, इसलिए विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जिन पियाजे को कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, जिन पियाजे को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य मानसिक गतिविधियां एवं सीखने की क्षमता होता है। ठीक है, जो मानसिक गतिविधियां फिर जो सीखने की क्षमता होती है उसी को हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। और ये जो सीखने की क्षमता है वो जन्म के बाद से आजीवन चलते रहता है। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में वैसे बहुत सारे शोध हुए, बहुत लोगों ने अध्ययन किया, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन हुए? जिन पियाजे। तो जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है सबसे प्रचलित है, ये आपको ध्यान में रखना है। विकासात्मक मनोविज्ञान क्या होता है? विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक जब तक विकास होता है, जैसे गर्भावस्था में भी शारीरिक और मानसिक विकास तो होता ही है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान में बस ये अंतर आपको याद रखना है विकासात्मक और संज्ञानात्मक विकास में, कि विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और चलते रहता है अध्ययन। लेकिन संज्ञान का विकास क्या होता है? शैशवावस्था से। ठीक है, शैशवावस्था मतलब जन्म के बाद से। जब बच्चा जन्म लेता है तभी
मानसिक गतिविधियाँ मतलब चीज़ों को जो सीखने की उसकी प्रवृत्ति है जन्म के बाद ही होती है, लेकिन इसीलिए आपको याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास शैशवावस्था से आरंभ होता है और जीवन पर्यंत चलते रहता है। जब तक जीवन है तब तक इंसान सीखते रहता है, जबकि विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? विकासात्मक मनोविज्ञान वाला गर्भावस्था से। पियाजे का मानना है, पियाजे के अनुसार जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता अर्थात बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में वो कॉन्सेप्ट बनाते जाता है। कॉन्सेप्ट को संप्रत्यय भी हिंदी में कहते हैं, इसको आप याद रख लेंगे, ठीक है। जैसे बच्चा छोटा है और बच्चे को हमने एक मोबाइल ही दे दिया, तो बच्चे के मन में या दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया कि मोबाइल से हम कुछ चीज़ को देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, ठीक है। बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो बच्चा क्या, उसमें और गेमिंग करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो उसमें कॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा वैसे उसका जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होते जाएगा। पियाजे के अनुसार सीखने की जो क्रिया है कोई यांत्रिक क्रिया या फिर मैकेनिकल क्रिया नहीं, बल्कि एक बौद्धिक प्रक्रिया है। बौद्धिक प्रक्रिया अर्थात कॉन्सेप्ट बनाने की प्रक्रिया, संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है, ठीक है। तो जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो बुद्धि से रिलेटेड है, और जो बुद्धि से रिलेटेड है मतलब जो भी हम सोचते हैं वो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट मतलब एक धारणा बन जाता है। वही चीज़ हम सीखते जाते हैं और दिमाग में धारणा बनाते जाते हैं। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है और उसका कार्य क्षेत्र बढ़ता है वैसे वैसे उसकी बुद्धि का भी विकास होता जाता है। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि बच्चा जो है सरल प्रत्ययों के माध्यम से सीखता है, परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कठिन से कठिनतम प्रत्ययों को भी ग्रहण करने लगता है। इससे पहले की क्लासेस में भी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, साधारण से विशिष्ट, अर्थात बच्चा पहले साधारण चीज़ पहले सीखता है, उसके बाद साधारण से विशिष्ट चीज़ों को वो सीखना स्टार्ट करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है साधारण से विशिष्ट, ये पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। बच्चा पहले क्या करता है, कोई सरल चीज़ पहले सीखेगा। जैसे एक एग्जाम्पल में एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, बच्चा 2+2 पहले सीखेगा, उसके बाद 2 × 2 सीख जाएगा, है ना। उसके बाद धीरे धीरे और इससे ज़्यादा विशिष्ट चीज़ों को बच्चा सीखते जाएगा अलग अलग आयु के अनुसार। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक भी कहा जाता है। देखिए बच्चा क्या होता है, छोटा रहता है तो जो उसको सही लगता है, जो अपने ज्ञानेंद्रियों में देखता है, सुनता है या फिर जो भी समझता है उसके हिसाब से वो अपने तर्क में सोचता है, इसलिए उसको नन्हे वैज्ञानिक भी कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बच्चों की जो सोच होती है, बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो वयस्कों से सिर्फ प्रकार में अलग होती है। जैसे कि ये बच्चा है ना, ये बच्चा है और ये आपका वयस्क है। अब ये जो बच्चा है और ये वयस्क है, इसके पास जो दिमाग है और इसके पास जो दिमाग है वो तो आपका क्वांटिटी अर्थात मात्रा में तो सेम ही है ना। इसके पास भी वही दिमाग है, इसके पास भी वही दिमाग है, लेकिन चूंकि वयस्क एडल्ट हो चुका है, उसका बौद्धिक विकास हो चुका है, तो वो किसी भी चीज़ को तर्क करेगा तो अलग अलग मल्टी डायरेक्शनल या फिर उसको जो नॉलेज है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचेगा। लेकिन बच्चा क्या सोचेगा, जितना उसको नॉलेज रहेगा, अब बच्चा तो छोटा रहेगा, जितना उसका एक्सपीरियंस अनुभव रहेगा, है ना, उसके हिसाब से सोचेगा। तो बच्चों की सोच और वयस्कों की सोच में प्रकार का अंतर रहेगा, ठीक है, सिर्फ सोचने के प्रकार में, ना कि मात्रा अर्थात क्वांटिटी में अंतर नहीं रहेगा, दोनों के पास दिमाग सेम है। पियाजे का मानना था कि मनुष्य के पास असीमित मानसिक शक्तियाँ हैं, इसलिए मानव श्रेष्ठ है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवधारणा अर्थात संप्रत्यय। संप्रत्यय का मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो उन्होंने जब संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, उससे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ कुछ शब्दों को आपका जानना जरूरी है। जैसे कि अनुकूलन क्या होता है, आत्मसात्करण क्या होता है, समायोजन क्या होता है, इसको आप पहले समझेंगे, ठीक है। तो अनुकूलन का आप इंग्लिश नाम भी याद रख लीजिएगा, इसका एडाप्टेशन होता है। आत्मसात्करण का एसिमुलेशन होता है। मैं इंग्लिश नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे आत्मसात्करण के अलावा भी इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, हिंदी में आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम रहेगा एसिमुलेशन, और यहाँ पे समायोजन का एकोमोडेशन।
आगे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको समझ आ जाएगा। तो पहला है अनुकूलन, मतलब एडाप्टेशन। अनुकूलन का मतलब अपने पर्यावरण वगैरह में भी जो कॉन्सेप्ट या फिर जो भी पढ़ा है वो इस चीज़ सेम है ना। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन मतलब वातावरण, जो भी वातावरण है उसके हिसाब से बच्चा खुद को ढाल लेता है। जैसे बच्चा जहाँ भी पैदा हुआ वहाँ पे 4 लोग हैं, मम्मी पापा दादा दादी, तो बच्चा क्या करेगा, उस अनुकूलन उस माहौल में खुद को डाल लेगा। मम्मी के साथ खेलेगा, पापा के साथ खेलेगा, फिर दादा दादी के साथ खेलना स्टार्ट कर देगा। तो जो भी वातावरण रहेगा वो खुद को ढालेगा उसके हिसाब से, ये कहलाता है अनुकूलन। जैसे हम पर्यावरण में भी पढ़ते थे कि हमारे देश के जो पशु पक्षी है और बाहर के जो पशु पक्षी है तो वो उसके हिसाब से अनुकूलित रहेगा, ये देश के हिसाब से अनुकूलित रहेगा। तो वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेता है, ठीक है। कुछ पशु पक्षी आप देखेंगे तो भारत में बहुत हाइटेड रहेगा और बाकी जगह उसका कलर अलग रहेगा या फिर उसका हाइट कम रहेगा, तो वो अनुकूलन के हिसाब से खुद को ढाला है। सेम कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे, वातावरण के अनुसार खुद को ढालना। तो ढालना वाला शब्द याद रख लेना है ना। पियाजे के अनुसार बालक में वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। वातावरण के अनुसार जो ढालने की प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है और इस प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया। अनुकूलन वाली प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया। पहला है आपका आत्मसात्करण मतलब एसिमिलेशन, और दूसरा है आपका समायोजन मतलब एकोमोडेशन। अब इसको आप अच्छे से समझिएगा, मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताऊँगा। तो पहला आपका आत्मसात्करण। आत्मसात्करण का मतलब क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। इसको एक इमेज से हम समझेंगे, ठीक है। जैसे बच्चा ने एक बिल्ली को देखा, ठीक है। अब बच्चा बिल्ली को देखकर सोचेगा कि 4 पैर हैं, पूंछ है और काला कलर का है, म्याऊं म्याऊं करती है और ये कैट है, ठीक है। इसके घर में इसकी मम्मी या पापा या फिर किसी के भाई बहन ने बता दिया कि ये कैट है, तो बच्चा को पहले से ज्ञान है कि ये कैट है। उसके बाद बच्चा एक दिन अचानक से देखेगा वाइट कलर का कैट, ठीक है। तो क्या होगा, पहले से उसको ज्ञान है कि ये कैट है, बस थोड़ा सा वो चेंज उसको दिखेगा तो वो क्या सोचेगा, इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी पूंछ हैं, ये भी म्याऊं बोल रहा है, ये भी म्याऊं बोल रहा था, तो ये कैट है। पहले का जो ज्ञान है उसको रिलेट करके जब वो आत्मसात्करण करेगा, मतलब समझेगा चीज़ों को, तो क्या कहलाएगा, वही आपका एसिमिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है, ये आपको याद रखना है। समायोजन क्या होता है, जो पहले का ज्ञान था उसमें परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, उसको हम समायोजन मतलब एकोमोडेशन कहते हैं। एकोमोडेशन मतलब पहले के ज्ञान को अपडेट करना। जैसे कि बच्चे ने एक डॉग को देखा है ना, इसने देखा कि 4 पैर है, पूंछ है, भौं भौं कर रहा है, ये डॉग है। अब एक दिन क्या होगा, बच्चा देखेगा एक बिल्ली को। अब बिल्ली जैसे यहाँ पे 4 पैर है, पूंछ है, देखने में भी ये येलो था, ये भी येलो है, लेकिन वो हो सकता है उसको देख के थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाए या फिर सोचे कि ये क्या है, या उसको डॉगी बोलने लग जाए। लेकिन उसके घर में मम्मी पापा या भाई बहन बताएंगे कि पहले जो आपका ज्ञान था उसमें इन्होंने परिवर्तन किया कि डॉगी नहीं है, ये आपका बिल्ली है, ये भौं भौं करता है, ये म्याऊं म्याऊं करती है, दिखने में ऐसा थोड़ा सा छोटा है, ये जितना भी डिटेलिंग है थोड़ा थोड़ा सा बताएगा कि बेटा ये बिल्ली है। तो पहले के ज्ञान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और पहले के ज्ञान के परिवर्तन को हम कहते हैं समायोजन। जबकि आत्मसात्करण क्या था, पहले के ज्ञान में ही कुछ चीज़ें नहीं जोड़ना और इसमें परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका आत्मसात्करण। अगला है आपका साम्य धारण या फिर संतुलन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। अब इसको आप इस फ्लो चार्ट से आप इस यहाँ से आपको समझ में आएगा। जैसे कि पहला क्या हुआ, बच्चे को किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का नॉलेज हो गया या मन में जो धारणा बनी वो आपका आत्मसात्करण होगा। जैसे कि इस इमेज से हम समझते हैं कि ये कुत्ता है, 4 पैर है, पूंछ है, बच्चे ने सोच लिया कि ये डॉगी है, ठीक है। तो जब धारणा बन जाता है, जब आत्मसात्करण क्या हो जाता है, तो उसकी जो बच्चे की अवस्था होती है वो इक्विलिब्रेशन वाली अवस्था मतलब संतुलित अवस्था रहती है। लेकिन जब कोई नया कंडीशन आ जाता है, जैसे कि इसने अब बिल्ली को देख लिया है ना, तो क्या होगा, न्यू सिचुएशन आने के बाद वो डिसइक्विलिब्रियम मतलब उसका जो दिमाग है वो संतुलित नहीं रहेगा। अब घर में बताएंगे कि बेटा ये बिल्ली है, इसके 4 पैर भले हैं लेकिन ये म्याऊं म्याऊं करता है, भौं भौं करता है ना, घर में बता देंगे, इसके डैडी बता देंगे, इसके पापा बता देंगे। तब क्या होगा, जब जो
डिसइक्विलिब्रियम वाला अवस्था है वो फिर से इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और यहाँ पे पहले जो आत्मसातकरण था, मतलब पहले की नॉलेज में परिवर्तन हो रहा है, तो हो जाएगा एकोमोडेशन। ठीक है, तो ये होता है आपका साम्य धारण, मतलब इसमें आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करते हैं। इस इमेज में जो चीज़ मैंने आपको बताया, अगर आपको समझ आया होगा तो आप आसानी से इसको समझेंगे। एक चीज़ और अगला है आपका स्कीमा। अब यहाँ पे इसको हम समझते हैं। मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोर होती है वह उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बना लेता है, इसे स्कीमा कहते हैं। ठीक है, तो स्कीमा क्या है? लगभग आत्मसातकरण वाली अवस्था है। स्कीमा में क्या है, जैसे कि यहाँ पे इस बच्चे ने देखा एक बिल्ली को देखा कि 4 पैर है, पूंछ है, म्याऊं म्याऊं कर रही। एक इसके दिमाग में एक स्कीमा हो गया, मतलब एक धारणा बन गई कि जो 4 पैर वाले कोई भी हो वो बिल्ली ही होता है, एक धारणा बन गई है ना। उसके बाद क्या होता है, इसी धारणा को आगे आत्मसातकरण एस्टिमेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्ली के बारे में पढ़ता है, फिर उसको जो उसकी भाई बहन या फिर कोई भी बता देते हैं कि जो है आपका जो स्कीमा वाला अवस्था है वो आत्मसातकरण वाली ही लगभग अवस्था है। किसी भी चीज़ का एक धारण बनना मतलब स्कीमा हो गया है ना। अब यहाँ पे कोई नया चीज़ देख लिया, यहाँ पे शेर का बच्चा देख लिया, तो इसके घर में या फिर इसके मम्मी पापा भाई बहन कोई भी इसको बताया कि ये जो है आपका बिल्ली नहीं, ये शेर है ना, शेर का बच्चा है। तो अब क्या हो जाएगा, जो स्कीमा से परिवर्तन होके जो है समायोजन हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्कीमा और आत्मसातकरण उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, चीज़ें लगभग सेम है। स्कीमा में क्या हो जाता है, किसी भी चीज़ को देखने के बाद जो दिमाग में धारणा बनता है शिशु में, उसी को स्कीमा कहा जाता है। अब अगला है आपका संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना संगठन कहलाता है और स्कीमाओं से जोड़ना संगठन कहलाता है। अर्थात स्कीमा में क्या होता है, जो भी चीज़ हम देखते हैं उसका एक धारणा बन जाता है, उस धारणा को अपडेट करना मतलब पुनर्व्यवस्थित करना ही आपका संगठन कहलाता है। जैसे कि किसी भी एक बच्चे ने देखा एक घोड़े को, 4 पैर वाला जो है वो घोड़ा है, तो उसके मन में एक धारणा बन गई कि 4 पैर वाले जितने भी होते हैं जानवर वो घोड़े ही हैं। लेकिन बाद में उस धारणा को उसने अपडेट किया कि नहीं बंदर भी हो सकता है, फिर अपडेट किया नहीं शेर भी हो सकता है, फिर अपडेट किया नहीं कोई और जानवर भी हो सकता है, बैल है ना, भैंस, ऐसे कोई भी हो सकता है। तो जो धारणा है उसको पुनर्व्यवस्थित करना संगठन कहलाता है। अब जो अगला टॉपिक है वो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। यहाँ से जो मेन अगर हम सिद्धांत बोलें तो यहीं से स्टार्ट होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। यहाँ पे भी मैं आपको बोलूँगा कि इसके इंग्लिश नाम को आप याद रखेंगे। जैसे पहला नाम है संवेदी पेशी अवस्था, तो इसका अब जो इंग्लिश नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। इसको आप क्यों याद रखेंगे, क्योंकि संवेदी पेशी अवस्था को देखिए क्या के नाम से और जाना जाता है, संवेदी गामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था, संवेदनात्मक ज्ञानेंद्रिय गामक, पता नहीं और क्या के नाम से है ना। तो इसलिए आप ये जो इंग्लिश वाला है इसको आप ध्यान रखेंगे, सेंसरी मोटर अवस्था। सेंसरी मोटर मतलब संवेदी पेशी अवस्था में क्या होता है, बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, मतलब जो सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे, जो आँख हो गए जिससे हम देख पाते हैं, जीभ जिससे हम स्वाद लेते हैं, हाथ जिससे हम स्पर्श करते हैं, इन सारी चीज़ों से नॉलेज लेता है बच्चा। और ये 0 से लेकर 2 वर्ष तक का समय काल का जो बच्चा है उसको संवेदी पेशी अवस्था में रखा जाता है। ठीक है, तो पहले मैं चारों के नाम बताता हूँ, उसके बाद डिटेलिंग करूँगा। दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 साल का जो एज है उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रखा जाता है। इस अवस्था में क्या है, बच्चा जो क्रिया करने से पहले की अवस्था है, इसमें कोई क्रिया नहीं करता बच्चा। फिर अगला आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त मतलब होता है जो सामने एग्जिस्ट करता हो, जो सामने दिख रहा हो, तो बच्चा सामने की चीज़ों को देखकर चिंतन करती है, ये वो वाली अवस्था है। तो 7 से 11 साल की जो बच्चे हैं इसकी अवस्था है। फिर अगला है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इसको जो संज्ञानात्मक विकास की सबसे विकसित अवस्था माना जाता है ना। तो ये जो चौथा अवस्था है 11 से 15 साल के बीच इसको रखा गया है। तो सबके इंग्लिश जो नाम है उसको आप अच्छे से ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं संवेदी पेशी अवस्था अर्थात सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए इसके इंग्लिश वाले नाम से आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। सेंसरी मोटर
क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा सेंस ऑर्गन अर्थात ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ज्ञान अर्जित करता है। याद रखेंगे, इस अवस्था में बच्चे जो है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कोई भी चीज़ सीखता है। ज्ञानेंद्रिय मतलब आँख, ठीक है। तो बच्चा कुछ चीज़ देखेगा तो वो उस चीज़ से सीखेगा, है ना। नाक मतलब सूंघ कर, कान मतलब सुन कर, जीभ जीभ जो है आपसे बच्चा स्वाद के माध्यम से और स्पर्श करके, मतलब जो भी ज्ञानेंद्रिय है। बच्चा क्या देखेगा? छोटा सा बॉल है, तो एक बॉल है, इसको मैं खेल सकता हूँ, ये गोल सा है, कलर इसका लाल है। तो जितने भी उसके ज्ञानेंद्रिय है उसके माध्यम से थोड़ा बहुत नॉलेज ये अपने दिमाग में इकट्ठा करेगा। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श या फिर गंध करके ज्ञान ग्रहण कर सकता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू करता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, वस्तु स्थायित्व का गुण कब आ जाता है? संवेदी पेशी अवस्था के दौरान ही आ जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो आप याद रखेंगे। वस्तु स्थायित्व मतलब जैसे कि बच्चा यहाँ पे देख रहा है एक डंबल जैसा कोई चीज़ है ना। तो इसके दिमाग में छाप बनना शुरू हो जाएगा कि मैं किसी से खेलता हूँ तो वो जो डंबल जैसे दिखता है, इसके दिमाग में एक छाप बन जाएगा। अब जहाँ पे भी डंबल टाइप के जो भी इसका झुनझुना रहेगा, खिलौना रहेगा, वो दिखेगा तो उसको पहचान लेगा ये, है ना। तो इसके दिमाग में क्या है? छाप बन जा रहा है और उस चीज़ को पहचान ले रहा है। छोटे छोटे शब्दों को बोलना, माँ, पा, ऐसे छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीख जाएगा। परिचितों को देखेगा तो मुस्कुराएगा, अपरिचितों को देखेगा तो भय हो जाएगा, इसको डर जाएगा। तो ये सब कुछ संवेदी पेशी अवस्था के दौरान होता है। फिर अगली अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 7 वर्ष के बच्चों को ये अवस्था में रखा जाता है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, अर्थात बच्चा अगर कोई चीज़ देखता है तो उसको देख जाता है, समझ जाता है, लेकिन कोई एक्टिविटी अर्थात कोई क्रिया नहीं करता। इसमें बच्चा जो भी चीज़ सामने का चीज़ है उसको देख पाता है, समझ पाता है, लेकिन क्रिया नहीं करता। जैसे कि अगर किसी भी चीज़ को देखता है तो प्रतीक अर्थात सिंबल्स को अपने दिमाग में रखता है। अगर हम बच्चों को बोलेंगे कि बच्चा देखो ये साइकिल है, तो साइकिल को देखेगा और सोचेगा, उसके दिमाग में छाप बन जाएगा कि साइकिल है, लेकिन वो साइकिल को चला नहीं पाएगा, है ना। तो वो कोई क्रिया नहीं करता, इसलिए ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इस अवस्था के बारे में कुछ आपको शब्दावलियाँ भी ध्यान में रखना है, जैसे कि इस अवस्था में जीववाद होता है। जीववाद मतलब एनिमिज्म, मतलब बच्चा जो है सजीवों और निर्जीवों इत्यादि में अंतर नहीं कर पाता। कौन सी अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। कैसे अंतर नहीं कर पाता? कि क्या सजीव है, मतलब किसमें जान है और किसमें जान नहीं है, इसमें अंतर नहीं समझता। जैसे बच्चा जो है, अगर लड़की एक डॉल के साथ बच्चा खेल रही है ना, एक लड़का है कार के साथ एक बच्चा खेल रहा है। अब क्या है, खेलते खेलते उसको इस चीज़ से लग गया या फिर इससे वो दुखी हो गया, जो भी हो गया उसको, है ना, चिढ़ हो गया इस चीज़ से। तो क्या होगा? मम्मी आएगी या फिर पापा आएगा और बोलेगा कि बच्चों अच्छा तुमको इस चीज़ से लगा या फिर तुमको इसने मारा क्या करके मम्मी क्या है इसको ठक से एक लगा देगी, है ना। इस डॉल को भी एक लगा देगी कि इसने तुमको मारा क्या, इसने तुमको तकलीफ दिया क्या, और बच्चा खुश हो जाएगा। अब बच्चा को ये नहीं पता है कि इसको लग भी नहीं रहा है, ये निर्जीव है, ठीक है। तो सजीव है या निर्जीव, इससे बच्चा को कोई मतलब नहीं। बच्चा को ये लगा कि इसने मुझे तकलीफ दिया, मम्मी ने मार दिया और मैं खुश हो गया। तो ये जो जीववाद है, अर्थात सजीव और निर्जीव में अंतर न कर पाना, ये होता है इस उम्र में, है ना। अगला है आप अहम केंद्रित। अहम केंद्रित मतलब इकोसेंट्रिक। ईगो मतलब अहम। अहम का मतलब बच्चा क्या होता है, जो वो सोचता है, बच्चे को ये लगता है कि जो वो सोच रहा है वही सब ठीक है, दुनिया जाए भाड़ में, उसको किस कोई मतलब, जो वो सोच रहा है वही सब ठीक है ना। जैसे बच्चों को एक चॉकलेट पसंद है, अब बच्चा को ये लगता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट चॉकलेट है डेयरी मिल्क। अगर उसको देख के पहचान लेगा डेयरी मिल्क, है ना, तो बच्चा सोचेगा दुनिया का बेस्ट चॉकलेट है। अगर वो उसको जिद हो गया कि उसको वो चाहिए तो उसको वही चाहिए, क्योंकि उसको लगता है कि वो जो चीज़ है वो सबसे बेस्ट है। अगर आप कोशिश भी करेंगे कि ये दूसरा चॉकलेट है, ये उससे अच्छा है, इसको ले लो, उसको छोड़ दो, तो देखना छोटे बच्चे लोग जिस चीज़ में जिद में अड़ जाते हैं उसी चीज़ को उन लोग डिमांड करते हैं कि मुझे वही चाहिए। तो अहम केंद्र मतलब जो सोचता है उसी को ये ठीक समझता है। अगला है
अपलटावी है ना, मतलब कि बच्चा क्या होता है, इसमें इरिवर्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है। बच्चा वस्तुओं, संख्याओं और समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता। जैसे अगर हम बोलें कि 4 और 6 कितना होता है, तो बच्चा अगर पता रहेगा तो बता देगा 10, लेकिन 6 और 4 इसको उल्टा कर देंगे तो बच्चा नहीं बता पाएगा। तो ये जो अपलटावी वाला गुण है ना, वो बच्चे में नहीं रहता। इसके अलावा मुद्रा का जो कॉन्सेप्ट है ना, दूरी, भार, ऊंचाई, ये सब के बारे में नॉलेज बच्चों को नहीं रहता। जैसे बच्चों को 2000 का नोट दोगे और बच्चों को बहुत सारा सिक्का दोगे, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा हमेशा वही सोचेगा जो क्वांटिटी अर्थात जो मात्रा में बहुत सारा दिख रहा है वही ज़्यादा है, ऐसे बच्चों के दिमाग में आएगा। उसका ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। बच्चा ये नहीं सोचेगा कि ये 2000 का नोट है और इस सिक्के में सिर्फ 100 रुपये है तो मैं इसको ले लूँ, है ना। बच्चे को क्या लगेगा, जो चीज़ ज़्यादा है, जो क्वांटिटी में ज़्यादा दिख रहा है, बच्चा उसके ओर जाने की कोशिश करेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि भार का भी बच्चा समझ नहीं पाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक लोहे का एक हथौड़ा है, मान लो ये 1 किलो का है, और यहाँ पे बहुत सारे खिलौने रखे हैं वो भी 1 किलो का है। तो आप अगर बच्चे को पूछेंगे कि इसमें से ज़्यादा कौन है ना, या इसमें से भारी कौन है, तो बच्चा ये वाला दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसको क्वांटिटी में ज़्यादा दिख रहा है। तो बच्चों को इसी प्रकार से याद रखेंगे, दूरी हो गया, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण इत्यादि का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों में नहीं रहता। फिर अगला आपका केंद्रीकरण। एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देने की जो प्रवृत्ति होती है उसको केंद्रीकरण कहते हैं। इसको मैं एक मोबाइल से समझाता हूँ। जैसे बच्चे इसने इस मोबाइल को लिया है, अब बच्चा छोटा है, बच्चों को मोबाइल से बस ये पता है कि उसमें वीडियो देखते हैं, है ना, या फिर उसमें सिर्फ गेम खेलते हैं। तो बच्चा जब भी मोबाइल को पकड़ेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ या तो कार्टून देखेगा या सिर्फ अगर उसको पता है कि उसमें गेम खेलते हैं तो गेम खेलेगा। बच्चों को ये नहीं पता कि उस मोबाइल में और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी एक चीज़ को करना केंद्रीकरण कहलाता है। अगला है संरक्षण। अगर किसी वस्तु के आकार या फिर शेप में परिवर्तन कर दें और उसका मात्रा तो सेम ही रहता है, अगर आकार या फिर साइज में परिवर्तन करते हैं तो इसको जो है बच्चे नहीं समझ पाते। जैसे कि अगर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि रोटी बनाने के लिए आटा को गोल करते हैं, ठीक है, उस रोटी को हमने बेल दिया तो वो रोटी और चौड़ा हो गया, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा कि वो दोनों का जो है क्वांटिटी में वो सेम था। जैसे कि और सरल शब्द में समझाऊँ, ये दोनों 1 लीटर का बॉटल है, अब इसमें भी 1 लीटर आएगा, इसमें भी 1 लीटर पानी आएगा, तो बच्चा ये सेब को देखेगा अलग अलग दिख रहा है तो वो समझ नहीं पाएगा कि दोनों समान बॉटल है, फिर दोनों में 1 लीटर आएगा, है ना। तो ये हो जाता है आपका संरक्षण। फिर अगला है आपका क्रमबद्धता। इसमें बच्चा वस्तुओं, तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता। जैसे ये बच्ची जो है क्रम से चीज़ों को जमा रही है, ठीक है, तो इस अवस्था में ये जो क्रम से सीक्वेंस से चीज़ों को जमाना नहीं समझ पाता बच्चा। पहले वो छोटा को रोक देगा, फिर बड़ा को रोक देगा, फिर बीच में उसके बड़ा, मतलब ये जो क्रम वाला अवस्था है, क्रमबद्धता, इसका समझ नहीं रहता बच्चों को, ठीक है। फिर अगली अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 साल के बच्चों को ये होता है। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं अपने सामने रखी हुई चीज़ों, मूर्त यहाँ पे याद रखेंगे, मूर्त मतलब जो दिखता है, जो एग्जिस्ट करता है सामने, उसको हम मूर्त कहते हैं। तो मूर्त चीज़ों मतलब जो सामने रखी हुई चीज़ हैं उसको देखता है और देख कर चिंतन करना शुरू करता है, तो ये होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में इससे पहले हमने जितने भी गुण पढ़े, पलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता, ये सब का गुण आ जाता है, लेकिन ये जो बच्चा है वो सिर्फ सामने रखी हुई चीज़ों का चिंतन कर पाता है। अब यहाँ पे एक है आगमनात्मक तर्कना। ये क्या चीज़ है इसको आप समझिए, यह भी इस अवस्था में आ जाता है। अब क्या है आगमनात्मक तर्कना? हाइपोथेटिकल थिंकिंग इसको कहते हैं, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। इस एज में क्या होता है, जैसे कोई चीज़ स्कूल में भी समझाया जाता है तो पहले उदाहरण समझाया जाता है, अब उदाहरण के बाद बच्चों को क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब किसी भी उदाहरण पर आधारित बच्चा तर्क करके उत्तर देता है तो उसको हम कहते हैं
आगमनात्मक तर्कना या फिर हाइपोथेटिकल थिंकिंग। आप इंग्लिश में याद रखेंगे ज़्यादा आसान पड़ेगा। हाइपोथेटिकल थिंकिंग का ये मतलब होता है कि किसी भी एग्जाम्पल से रिलेट करके बच्चा समझ जाता है। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे कि पेड़ जरूरी है हमारे लिए या नहीं, तो बच्चा आंसर दे देगा कि पेड़ जरूरी है, ये हमें ऑक्सीजन देता है ना। जैसे अपने प्रकाश संश्लेषण के बारे में बच्चों को एग्जाम्पल से पढ़ा रहे हैं कि जो है सूरज की रोशनी होता है उससे पेड़ को एनर्जी मिलता है, पेड़ जरूरी है, पेड़ से हमको ऑक्सीजन मिलता है। अब जो भी उदाहरण दे रहे हैं उसके बाद बच्चों को एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग देंगे या फिर क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ ये पेड़ हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं, तो बच्चा बोल देगा कि पेड़ हमारे लिए ज़रूरी है और पेड़ जो है वो ऑक्सीजन देता है। इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल थिंकिंग। फिर अगला है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 से 15 वर्ष तक के बच्चों को होता है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ये चौथी अवस्था जो है वो सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा जो है अमूर्त चिंतन, अमूर्त मतलब जो सामने नहीं भी है उसको भी वो सोचना स्टार्ट कर देगा। इसमें निगमनात्मक तर्क ना करेगा, इसमें नियमों के ऊपर तर्क करने लगेगा। ठीक है, निगमनात्मक तर्क करना मतलब जैसे कि आप मैथ्स में पढ़ाएंगे a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप बता देंगे a² + 2ab + b²। अब आप क्वेश्चन दे देंगे इससे संबंधित, है ना, एक मैथ्स का क्वेश्चन दे देंगे, तो वो निगमनात्मक तर्कना अर्थात नियमों पर, इस नियम पर तर्क करेगा और तर्क करके क्वेश्चन बनाना भी वो स्टार्ट कर देगा। तो ये होता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब ये पियाजे के जो भी सिद्धांत है इसकी आलोचना भी होती है, और आलोचना में क्या इंपॉर्टेंट है बस हम वो पढ़ते हैं। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों, जो भी हमने चरण, जो भी अवस्था पढ़ा है उसको अपरिवर्तनीय बताया है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। एक्सेप्शनल केस भी देखने को मिल सकता है। जो भी ऐसा नहीं, पियाजे ने जो भी बताया वो पत्थर की लकीर है ना। कभी भी देखिए संसार का नियम है परिवर्तन, तो परिवर्तन कभी भी हो सकता है। तो ये इन्होंने जो अपरिवर्तनशील बताया है वो गलत है। अगर बच्चे को अच्छा वातावरण मिला, है ना, तो देखेंगे बहुत जगह एकदम छोटे छोटे बच्चों का नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अच्छा वातावरण बन दिया जाए तो अवस्था के परे भी बच्चा जो है विकास कर सकता है। जिन पियाजे के जो सिद्धांत है उसमें शिक्षा का क्या योगदान हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पर जिन पियाजे ने बल दिया है। जिन पियाजे ने कहा कि जिस शिक्षा होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए। जिन पियाजे ने शिक्षक की जो भूमिका है उसको सबसे महत्वपूर्ण बताया है और शिक्षकों को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए ऐसा कहा है। बालकों के अधिगमन अर्थात लर्निंग के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। ये सब जिन पियाजे ने शिक्षा के लिए कहा है। जिन पियाजे से संबंधित अगर कोई फेमस बुक अगर आ जाए क्वेश्चन में तो आप याद रखेंगे इनके बुक का नाम द साइकोलॉजी of child, the psychology of intelligence, the child conception of the world, the language and thought of the child। ये सब चीज़ जो है वो जिन पियाजे के पुस्तक है। तो इससे आगे के क्लासेस आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हम इंस्टाग्राम पर भी हम फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।